नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा घर घर एवं विभिन्न मंदिरों में कलश स्थापना के साथ शुरू हो चुकी है। लेकिन रांची के डोरंडा स्थित जैप वन में नवरात्रि मनाने की अपनी परंपरा है। घट स्थापना यानी सात बीज रोपण, ध्वजारोहण, प्रतिपदा पूजा पाठ के साथ जैप वन में शक्ति की देवी की पूजा शुरू हो गई है। जैप वन में नवरात्रि के पहले दिन जवानों ने फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी दी। जैप वन में मां दुर्गा की पूजा की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बटालियन के जवान नवरात्रि के दौरान हर दिन पूजा पाठ करते हैं और शाम के वक्त आरती की जाती है। नवरात्र में बटालियन के जवान बाली पूजन और शस्त्र पूजन विशेष रूप से करते हैं। इनका मानना है कि मां की पूजा करने से बटालियन पर कभी भी कोई दुख या संकट नहीं आती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बटालियन के जवान मां की कृपा से मुश्किल परिस्थिति से उबर जाते हैं। परिसर में हर साल की बात जो है, जो नवरात्रि का पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। आज जो है कलश स्थापना हुआ है, आज पहला दिन है नवरात्रि का। मैं सभी बंधुओं को जो है मैं नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर परिसर में लगातार 9 दिन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाया जाता है। पहला दिन जो कलश स्थापना होने के बाद जो है हर सुबह और शाम में आरती महाआरती होता है। इसमें कई हमारे तमाम ऑफिसर्स और अलग अलग यूनिट्स के पदाधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद नव कन्या का पूजा होता है, फूल पाती का पूजा होता है, जिसमें सभी परिसर में जितने भी पेड़ हैं उसका पूजा किया जाता है। बलि भी हम लोग देते हैं और जितना भी हमारे बटालियंस का यूनिट्स है उसके हिसाब से कम से कम जो है 100 के आसपास जो है बलि दिया जाता है। और उसके बाद जो है रंगारंग कार्यक्रम भी है। हथियार का भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारे जवान जो दूर दराज में काम कर रहे हैं उनको जो है रहने के लिए, उनके परिवार अच्छे से रहने के लिए और तमाम जो बटालियन के जितने भी लोग हैं और समस्त नागरिकगण अच्छे से कुशल रहने के लिए ये पूजा पाठ किया जाता है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कल महालय की तिथि थी। कष्टनाशिनी देवी दुर्गा के आने के उपरांत स्तुति, मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही महानवरात्र का व्रत शुरू हो गया। बांग्ला संगीत से दश प्रहरण धारिणी महाशक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा की स्तुति की गई। राजधानी रांची के दुर्गावती में महालया की विशेष प्रस्तुति की गई, जो पूरे राजधानी में लोकप्रिय है। इसके बाद ही अश्विनी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का व्रत अनुष्ठान प्रारंभ होता है। बांग्ला समाज के छोटे छोटे बच्चों ने बेहद ही खूबसूरती से महालया की प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बच्चों की इस शक्ति स्वरूपा माता की प्रस्तुति के दौरान उनके आंखों की अभिव्यंजना मां दुर्गा के स्वरूपों का पोस्टर देखकर सब अभिभूत हो उठे। वहीं शारदीय नवरात्र के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले महालया के पावन मौके पर महिषासुर मर्दनी स्वरूप का मंचन किया गया। और इस महालय के पवित्र अवसर पर हमने चुना है एक नारी शक्ति, तो जो महालय के तरीके से होगा। और उसके बाद हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ देश की संस्कृति आप तक आई थी लोक नृत्य के माध्यम से। और एक है कथा, जो कथक है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब शून्य था, जहाँ से कहते हैं नटराज भगवान से ही इसकी उत्पत्ति हुई और समस्त विश्व की उत्पत्ति भगवान नटराज से हुई है, तो उसी को आधार बना के हमने कथा कथक के इसमें प्रस्तुत किया है। और एक कथक योग है जो यहाँ तो प्रस्तुत नहीं हो रहा है, पर हमारे इंस्टीट्यूट की वो खासियत है जिसमें से 5 से लेकर 75 वर्ष तक के लोग इसमें आते हैं और उससे उनको लाभ होता है, शारीरिक मानसिक लाभ होता है। और इसकी कड़ी दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित हो रही है।
वहीं शहीद देवेंद्र मांझी की शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा नीति एनडीए गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार गिराने की हर साजिश को नाकाम करेंगे। राज्य में उनकी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्ष के लोग सरकार गिराने की साजिश रचते रहे हैं, लेकिन यूपीए गठबंधन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा हाट बाजार मैदान में शहीद देवेंद्र मांझी की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक सरकार चलाने वाले दोबारा सत्ता में आ जाते तो राज्य का विनाश तय था। पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य का खजाना खाली कर दिया था, आगे भी लूटने की तैयारी थी। झामुमो गठबंधन की सरकार बनाकर उनके मंसूबों को विफल किया गया। हजारों लोग की भीड़ से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गिराने और उन्हें जेल में डालने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा। अगर ये गलती की गई तो यहाँ की जनता एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देगी। अब आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। सरकार के कार्यों और लोकप्रियता से परेशान होकर संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड को उसका हक नहीं दिया जा रहा। 8.5 लाख गरीबों के आवास का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों को राज्य सरकार अब अपने खर्च पर घर मुहैया कराएगी। झारखंड में सरकार सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। पढ़े लिखे युवाओं के लिए नियुक्ति निकाली जा रही है। जो नहीं पढ़े हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा। उन्होंने कहा कि सभी बुजुर्गों और विधवा बहनों को पेंशन देने वाला झारखंड पहला राज्य है। केंद्र सरकार को आदिवासी विरोधी करार देते हुए कहा कि वनाधिकार कानून और ग्राम सभा को कमजोर कर आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सभा को मंत्री जोबा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, सविता महतो, दीपक बिरुआ, नीरल पूर्ति और दशरथ गागराई ने भी संबोधित किया। झूठ का दिग्भ्रमित करते हुए रोज कुछ ना कुछ जहर बीज बोलने का काम करता है। इसीलिए जात पात वाला बात करने वाला लोगों को गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें विकास चाहिए। ये लोग कई हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोगों को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहाँ का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार का समस्या आएगा, संकट होगा, आपके साथ एक एक जनता खड़ा है। आपको हारना और डरना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ना है और राज को बचाना है, समाज को बचाना है, समाज संस्कृति को बचाना है, अपना सभ्यता को बचाना है और मान और सम्मान को बचाना है। तो बचाने के लिए एक ही रास्ता है। हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, इनका रास्ता से चलना है, इनको मजबूत देना है। तभी हमारा समाज, तभी हमारा जमीन, तभी हमारा सभ्यता बचेगा। और ये जो अभी कुछ लोग हमारे बीच में आकर के कुछ प्रकार का कोई कौन सा संकल्प लेकर के चलता है, वो संकल्प इससे झारखंड में नहीं चलने वाला है। ये संकल्प ये राज्य में नहीं चलेगा। ये राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का राज चलेगा, हेमंत सोरेन का रास्ता चलेगा, हेमंत सोरेन का सिद्धांत चलेगा। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने संवाददाताओं को बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 5वीं बार समन जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय नहीं पहुंचे।
प्रदेश में अब तक के कार्यकाल में सबसे अधिक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश प्रवक्ता ने पूरे आंकड़ों और आकलन के साथ बताया कि झारखंड प्रदेश में अब तक सबसे अधिक शासन कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार और उनके घटक दल के लोग बेतुका बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को दर्शा रहे हैं। नहीं बताया था कि इनके वित्त मंत्री ने कहा था सदन में, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था, प्रोसीडिंग देख लें, कि हमारा केंद्र से बराबर सहयोग मिलता है वैट के मद में, और दूसरे मद में राशि बकाया नहीं होती, और केंद्र से जब भी जो सहायता होती है वो हमें समय पर मिल जाती है। तो इन्होंने जो भी बकाया दिया उसको लेकर इनको प्रधानमंत्री के पास या अन्य फोरम पर जाना चाहिए। मुझे लगता है जितना एनर्जी मुख्यमंत्री महंगे वकीलों पर कर रहे हैं, अगर सच में इनका बकाया है तो इनके पिताजी जब कोयला मंत्री थे उस समय का क्या बकाया है, जरा इसका बिल इनको लिस्ट देना चाहिए, और उस समय इन्होंने क्या काम किया इस पैसे को लाने के लिए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही जांच के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को परिवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अब तक वे परिवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं गए हैं, जबकि उनके बेहद करीबियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जेल में है जितने घपला घोटाला स्कैम हुआ, लेकिन ईडी के एक सम्मन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा, शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयानी करवाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी, या तो आप जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। तो यानी ये 12 वर्षों का डेटा ब्यौरा है जब सोरेन परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 23 वर्षों के शासनकाल में रहा, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 वर्षों तक हम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस समय राष्ट्रपति शासन भी लगा करता था तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता आज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो महामहिम राज्यपाल के सलाहकार हुआ करते थे। तो कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्टली, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के बहाने राज्य पर लगातार शासन करती थी। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित अग्रसेन जयंती के मौके पर साक्षी धालबूम क्लब में 2 दिवसीय अग्रसेन मेले का शुभारंभ हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में समाज के विभूतियों को रघुवर दास के हाथों सफा पहनाकर सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि शारदीय नवरात्र की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन जिला मारवाड़ी समाज द्वारा अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है। पूजनीय अग्रसेन भगवान को आदर्शों के कारण समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि कोई भी मारवाड़ी समाज अपने शहर से बाहर जाता है तो 1 ईंट और 1 रुपए देकर उसे बसाने का काम करे और कमाने खाने का साधन उपलब्ध कराएं। ऐसे भी मारवाड़ी समाज हर क्षेत्र में अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करता है। जो अग्रसेन हमारे पूज्य, जिनके उच्च आदर्श के कारण अग्रसेन जी महाराज को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही दुनिया में संदेश दिया कि कोई भी मारवाड़ी समाज अगर अपने शहर से बाहर जाता है तो 1 ईंट और 1 रुपया देकर उसे बसाने और कमाने खाने का साधन। तो सही मामले में समाजवाद जो नेताओं के द्वारा सिर्फ नारे में कहा जाता है, लेकिन अग्रसेन महाराज ने इसे जमीन पर करने का काम किया।
वहीं झारखंड में उग्रवादियों के खात्मे को लेकर झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर के साथ संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को चाईबासा के हुसीपी जंगल में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस का नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें जख्मी हुए एक नक्सली को एयरलिफ्ट से रांची इलाज के लिए लाया गया है। ज्ञात नक्सली राज्य में अपने आखिरी गढ़ एवं शरण स्थली कोल्हान चाईबासा क्षेत्र में सक्रिय है। नक्सलियों के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य मिशिर बेस्ट्रा, केंद्र कमेटी सदस्य अनलता, असीम मंडल, अन्य शीर्ष नक्सली नेताओं एवं दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान जंगल क्षेत्र चाईबासा में अपना ठिकाना बनाकर विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों पर लगातार करारा प्रहार जारी है। इसी क्रम में बीते 13 अक्टूबर को कोल्हान के हुसीपी जंगली क्षेत्र में पहले से घात लगाए नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी के साथ लैंड माइंस ब्लास्ट किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई से नक्सली घने जंगली क्षेत्र का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के जख्मी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। साथ ही ये भी सूचना प्राप्त हुई कि नक्सली अपने एक दस्ता सदस्य को जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए हैं। इस सूचना पर 14 अक्टूबर को सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हुसीपी के दुर्गम जंगली क्षेत्र में एक नक्सली मरणासन की स्थिति में दिखाई दिया। सुरक्षा बलों द्वारा जख्मी नक्सली को इलाज के लिए कैंप में ले जाया गया, जहां उपस्थित सीआरपीएफ के मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए झारखंड पुलिस द्वारा विशेष प्रयास कर उसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। ज्ञात हो कि कोल्हान जंगली क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंड माइन से सुरक्षा बलों के साथ इलाके के ग्रामीणों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नवंबर 2022 से लेकर अब तक 4 सुरक्षा बलों की शहादत के साथ 28 सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 16 आईडी ब्लास्ट से 11 एवं नक्सलियों द्वारा की गई हत्या से 5 ग्रामीण मारे गए हैं। 8 ग्रामीण लैंड माइंस ब्लास्ट में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। झारखंड पुलिस ने कहा है कि राज्य में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान का एकमात्र उद्देश्य उग्रवाद का खात्मा करना है। नक्सलियों के शीर्ष नेताओं से झारखंड सरकार एवं झारखंड पुलिस ने ये अपील की है कि आतंक का रास्ता छोड़कर नक्सली समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाए एवं अपने और राज्य के विकास में सहयोग करे। और उधर निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दूसरे चरण के घर घर मतदाता सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। उन्होंने अपील किया कि इस होम टू रोल सर्वेक्षण कार्यक्रम को सभी अधिकारी पूरी तरह सफल बनाएंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से भी अपील की कि वे इस सर्वेक्षण का पूरा लाभ उठाएं तथा कोशिश करें कि कोई भी ऐसा नागरिक न छूट पाए जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और उसका नाम मतदाता सूची में ना हो। आगामी 4 तिथियों 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर तथा 5 नवंबर को प्रत्येक मतदान बूथ पर भी विशेष अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आगामी 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघर लोगों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर व सेक्स वर्कर्स के लिए तथा 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाना है। अभी 27 अक्टूबर से दूसरा घर घर विजिट का सर्वे का शुरू होगी। इसी बार होम टू रोल वेरिफिकेशन किया जाएगी। किसी भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए, किसी भी घर नहीं छूटना चाहिए। इसलिए सभी घर का लगातार होम टू रोल वेरिफिकेशन करके उसी घर पर छूटा हुआ मतदाता का नाम दर्ज किया जाएगी। अब उनका एपी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम होगी मतलब उसका भी सुधार किया जाएगी। उसका कोई डेथ ऑर्डर होगी मतलब उसका भी हम लोग डिलीशन के लिए काम करेंगे। ये 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगी। होम टू सभी घर घर बीएलओ जाके इसका सर्वेक्षण करेंगे। सभी नागरिकों, सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, इसके लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें। वहीं शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन विश्व विख्यात योग सम्राट अंशु सरकार ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार को समाज के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया।
गर्व के साथ सम्मान को ग्रहण करते हुए पीएसएफ के निर्देशक अरिजीत सरकार ने इस सम्मान को किरणमयी जयंती उत्सव पीएसएफ के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश एवं संस्था के सभी सदस्यों के नाम समर्पित किया। इस मौके पर उपस्थित योग सम्राट अंशु सरकार, जाने माने समाज सेवी से नवनिर्वाचित जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष अंचितम गुप्ता, साक्षी बंगाल क्लब के महासचिव देवाशीष नाहा, कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज महालय के पावन दिन के शुभ अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, बीएसएसआर यूनियन एवं संस्था अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर परिसर में 2 घंटे का अल्पकालीन रक्तदान शिविर और एसडीपी रक्तदान का अभियान और साथ ही साथ 10 जरूरतमंदों को नवरात्रि के आगाज के साथ नए वस्त्र परिधान आज यहाँ प्रदान किया गया। और ये आज का दिन समर्पित हुआ पीएसएफ के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय खेम प्रकाश जी के नाम समर्पित करते हुए आज इस दिन को किरणमयी जयंती उत्सव एवं इन रक्तदाताओं के नाम भी आज कहीं ना कहीं समर्पित हुआ। 2 घंटे में आज गर्व के साथ कहते हैं कि रक्तवीर योद्धाओं का जो एक आस्था है उनको सामने रख आज श्री श्री माँ भगवती को स्मरण कर आज रक्तदान करने का एक जनसैलाब भी लग रहा उमड़ पड़ा। और इधर विश्व कप क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चले मुकाबले में टीम इंडिया को मिली बड़ी जीत पर महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में लोग जश्न मना रहे हैं। इस शानदार जीत के बाद पूरा रांची जश्न में डूब गया। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के बाद अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने पटाखे भी फोड़े। वहीं टीम इंडिया की जीत पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। वहीं जीत का जश्न मनाने वालों ने भारत को वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार भी बताया। बताते चले कि शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। भारत ने 8 विकेटों के बड़े अंतर से पाकिस्तान को पराजित किया। इसके साथ ही भारत अंक तालिका में सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी पायदान पर न्यूजीलैंड है। भैया कि हम लोग का महेंद्र सिंह धोनी मोमेंटो था और इंडिया टीम बहुत अच्छा किया है काम, क्योंकि बॉलिंग फील्डिंग ये सब में अच्छा काम किया है। और हम तो चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी खेले इस वर्ल्ड कप में, मगर बाय दफे गिर नहीं खेल पाए। मैं आशा करता हूँ ओवल और खिलाड़ी का रोहित शर्मा बेस्ट हुए और मोहम्मद सिराज ओके, मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छा किए इंडिया टीम के लिए, जो विकेट निकाला पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा लगा रोहित शर्मा के खेलने से, और जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करके वो अपने टीम को इंडिया को ऐसा दिलाया कि जो उसका यादगार रहेगा। और रोहित शर्मा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित शर्मा जय हिंद जय भारत। और इधर जमशेदपुर पुलिस दुर्गा पूजा के मद्देनजर ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सचेत है। खासकर साकची में नो पार्किंग जोन में लगने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अमूमन साकची गोल चक्कर से लेकर गोलमोरी जाने वाली सड़कों पर आए दिन लगने वाले जाम की समस्या गंभीर है। इसका मुख्य कारण सड़क किनारे जहां तहां 4 चक्का वाहनों की पार्किंग कर देना है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर साकची ट्रैफिक प्रभारी कमल नारायण सिंह ने पीसीआर पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया। इस दौरान ध्वनि प्रसार के माध्यम से नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों को चेतावनी दी। नहीं हटाए जाने वाले वाहनों पर लाल स्टिकर कर उनसे फाइन वसूला गया। प्रभारी ने कहा कि पार्किंग जोन का निरंतर निरीक्षण चलता रहेगा ताकि पूजा में लोगों को आने जाने में जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और इधर जमशेदपुर में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब वे दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण में लगे कारीगर को भी अपना निशाना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों से
दुर्गा पंडाल का निर्माण करने शहर आए कारीगरों के नगद रुपए मोबाइल चोरी कर लिए गए हैं। ताजा मामला परसुडी थाना क्षेत्र के गोलपहाड़ी रेलवे कॉलोनी का है, जहां बदमाशों ने कारीगरों के सामानों और रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी गोलपहाड़ी रेलवे कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के कोटाई से कारीगर आकर पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। देर रात अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 50,000 का 4 मोबाइल, 3,500 रुपए नगद, ATM और पैन कार्ड की चोरी कर ली गई है। इस दौरान चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूजा कमेटी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी देते हुए पीड़ित कारीगर ने बताया कि हम सभी पंडाल के अंदर सोए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों द्वारा तड़के इस घटना को अंजाम दिया गया है। रात में इधर सोया था, रात को 4 बजे हमारा दोस्त लोग उठाया था। जगह जब देखा वो लोग बाथरूम गया था, जब देखा पार्ट्स गिरा है, जब उठा के देखा हमारा बैग नहीं है और इसका बैग नहीं था। तो हम लोग ढूंढा तो किधर भी नहीं मिला। आइडेंटिटी लेके गया, तुम्हारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ATM। मेरा पैसा तो नहीं था, मेरा बैग में 12,000 का एक मोबाइल था और मेरा चार्जर था, वो भी लेके चला गया और कुछ नहीं ले गया। मेरा बैग मेरा कपड़ा वहाँ पर फेंक के चला गया। वहीं नौनिहालों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन खबर ईचागढ़ प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के एक जर्जर भवन की है। सरकार के लाख वादों के बीच 21वीं सदी में नन्हे मुन्ने बच्चे एक जर्जर भवन में शिक्षा और पौष्टिक आहार का सेवन करने को मजबूर हैं। ये माजरा सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड स्थित सीतू पंचायत के रघुनाथपुर गांव का है, जहां जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपने बच्चों को भेजने को मजबूर हैं। करीब 20 वर्ष पुराना आंगनबाड़ी भवन आज जर्जर अवस्था में है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। भवन के छत का सीलिंग उखड़ कर गिर रहा है। भवन के निचले हिस्से को मिट्टी पोतकर सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है, जहां बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। पौष्टिक आहार भी खंडहरनुमा भवन में बनाया जाता है और बच्चों के बीच परोसा जाता है। आंगनबाड़ी भवन का अर्ज से फर्श खंडहर सा डरावना प्रतीत होता है। कई बार बाल विकास विभाग का सेविका व ग्रामीणों द्वारा जर्जर भवन के संबंध में जानकारी दिया गया, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। हालात ऐसे बन गए हैं कि कभी भी भवन की छत व दीवार गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। खंडहर में तब्दील आंगनबाड़ी भवन में सांप बिच्छू भी अक्सर निकलते रहते हैं। सहायिका जानकी कुमारी बताती हैं कि जर्जर भवन के चलते ग्रामीण अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग घर घर घूम कर अभिभावकों को समझा बुझाकर बच्चों को लाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषाहार भी यही बनाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभाग को अविलंब आंगनबाड़ी भवन बनाने की जरूरत है या अन्य भवन में केंद्र के संचालन का निर्देश देना चाहिए। यहाँ का बिल्डिंग पूरा जर्जर है। यहाँ जर्जर के मारे माँ बाप बच्चा को भेजते नहीं है यहाँ, और ऐसे में हम लोग यहाँ पोषाहार बनाते हैं और यहीं पढ़ाते हैं कोई भेजता नहीं। हम लोग घर से जबरदस्ती लाते हैं बच्चों को। यहाँ कुछ सांप ये सब भी यहाँ से निकलता है। सीलिंग से पूरा जल पानी गिरता है और सीलिंग भी टूट रहा है ना। सीलिंग टूट रहा है, गिरते सब कितना बार बच्चा सब बच गए हैं। आप लोग अपना विभाग को इसका जानकारी दिए है? हाँ देते हैं। आपका नाम? जानकी कुमारी। वहीं एसएसपी कौशल किशोर ने घाटशिला के विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानेदारों से थाना में दर्ज मुकदमों की अब तक की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने पेंडिंग मामलों का अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान एसएसपी किशोर कौशल ने घाटशिला, मुसाबनी थाना के अलावे आदिवासी बहुल डुमरिया थाना और मुसाबनी डीएसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने मुसाबनी थाना पहुंचकर मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार से थाना क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आपराधिक
कांडों और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। मुसाबनी थाना प्रभारी से आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को लेकर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया और समाज के जिम्मेदार लोगों में समन्वय स्थापित कर बेहतर व्यवस्था बनाने की बात कही। इसके अलावा एसएसपी डुमरिया थाना के थाना प्रभारी संजीवन उरांव से मिलकर इन्हें भी थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था और पूजा को लेकर विशेष चौकसी के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा एसएसपी मुसाबनी डीएसपी कार्यालय भी पहुंचे और डीएसपी चंद्रशेखर आजाद से इनके क्षेत्र में पड़ने वाले मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांदा, जादूगोड़ा के साथ पोटका और कोवाली थाना क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज मुसाबनी थाना में औचक निरीक्षण के दौरान आना हुआ और थाने में जो भी पदाधिकारी हैं उनको ब्रीफिंग दी गई है इस संदर्भ में कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना जाए और उनका यथासंभव उसका निराकरण होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब कोई कठिनाई होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो पुलिस की तरफ अपना बड़ी आशा की निगाह से देखता है, तो उसकी अपेक्षा को पूरा करना हमारा दायित्व है। साथ ही साथ थाने को कहा गया है कि थाने में जो भी हमारे दस्तावेज हैं, विभिन्न प्रकार की संचिकाएँ हैं, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स हैं, उनको मेंटेन रखें, साफ़ सफाई को मेंटेन रखें। ख़ासतौर पर ये पर्व त्योहारों का पूरा सीज़न अभी चल रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ अभी लगातार एक के बाद एक बड़े पर्व हैं, तो उन पर्व के दौरान भी क्या तैयारी थाना स्तर पर की गई है कि विधि व्यवस्था पूरी तरीके से संधारित रहे, इसकी भी समीक्षा की गई। और इधर पूरे देश में 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जमशेदपुर के कृषि विभाग के सभागार में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा महिला किसान दिवस सह कृषक वैज्ञानिक अंतर्मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड और पोटका प्रखंड की महिला किसान उपस्थित हुई। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, जिला उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें अधिकारियों द्वारा महिला किसानों को उन्नत बनाने के लिए उन्हें खेती करना और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। वहीं मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन कर होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन, बतख पालन करने किसान महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उनसे होने वाले फायदे की भी जानकारी दी गई। वहीं जिला उद्यान पदाधिकारी अनीमा लकरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी किसान महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इन्होंने बताया कि आज की महिला घर के साथ साथ खेती में बढ़ चढ़ कर खेती का काम कर रही हैं। आने वाले दिनों में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले महिलाएं घर से निकलने में संकोच करती थी, लेकिन आज पुरुषों से कंधे मिलाकर खेती और पशुपालन से जुड़कर लाखों रुपया कमा रही हैं। इससे महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। अक्टूबर में को हम लोग महिला किसान दिवस मनाते हैं। महिला दिवस चूँकि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिससे हम लोगों का कृषि भी अछूता नहीं है। कृषि कहने मतलब इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, गब्य माने दुधारू गाय का पालन, ये सभी इसमें सम्मिलित होता है और हम लोग समन्वित रूप से आज खेती की बात करते हैं। इसमें महिलाओं का अहम योगदान है। बगैर महिला का हम लोग अच्छी खेती की कल्पना कर ही नहीं पाते हैं। तो चूँकि महिला किसान दिवस है, हम लोग महिलाओं को बुलाए हैं। उनको सम्मान करने की बात जब आती है तो इनको सम्मानित करना बहुत ही आवश्यक है। आज उनको बुलाए हैं, सम्मान किए उनका, और जो भी विभाग की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे पशुपालन हो, उद्यान विभाग हो, कब्य विकास हो, मत्स्य विभाग हो, और कुछ तकनीकी जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी दिया गया, ताकि ये पूरी तरह से सक्षम हो जाए, किसी तरह का इनको कहीं पर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसलिए सही विभागों का हम लोगों ने आज समावेश किया और इनको आज हम प्रशिक्षित भी किए और इनका मनोबल को भी बढ़ाए, सम्मानित करके। सहने का भी शक्ति दिया है और बहुत आगे निकल रही महिलाएं, इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जितने भी किसान दीदी लोग आई है, सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। बढ़ चढ़ के यहाँ पर पार्टिसिपेट की, हम लोग स्कीम्स के बारे में बहुत सारे बताए हैं और उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी फोकस किए, क्योंकि एक महिला को काम करने के साथ साथ अच्छा पोषण भी मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया है कि सब्जी के साथ साथ पशुपालन में भी आप लोग
अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और बहुत सारी प्रोटीन का चीज़ मिलता है आपका पशुपालन से, अंडा हुआ, मछली हुआ, फिर आपका मुर्गी हुआ, ये सब का सेवन करने से हेल्थ भी अच्छा होता है। और क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे विटामिन का कमी होता है, प्रोटीन का कमी होता है, गर्भावस्था में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब के बारे में भी जानकारी दी गई है दीदी लोग को। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।